डीप फेक सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए एडवाइजरी जारी की है। डीप फेक के बारे में। डीप फेक एक ऐसा वीडियो या फोटो होता है जिसे कंप्यूटर एल्गोरिदम प्रोग्राम से ऐसे एडिट किया जाता है कि उसमें मूल शख्स की जगह कोई दूसरा शख्स नज़र आए। ऐसा वीडियो या फोटो देखने में बिल्कुल असली जैसा प्रतीत होता है। डीप फेक के तहत किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, वाक, भाषण, परिवेश या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी की नकल की जा सकती है। किसी व्यक्ति का एक प्रतिरूप बनाने के लिए इस जानकारी में हेर फेर किया जा सकता है। डीप फेक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक रूप का उपयोग किया जाता है जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। इससे ऐसी काल्पनिक घटनाओं की छवियां बनाई जा सकती हैं जो कभी घटित ही नहीं हुई हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक भाग है जो बड़े डेटा सेट से सीखने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। यह मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित होता है। डीप फेक कैसे काम करता है? डीप फेक के तहत घटनाओं की इमेज तैयार करने के लिए डीप लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फोटोशॉप जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे वीडियो तैयार करने के लिए जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स नामक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है। डीप फेक में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का भी उपयोग किया जाता है जिसमें जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर्स शामिल होते हैं। जनरेटर नई इमेज तैयार करने के लिए प्रारंभिक डेटा सेट का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात डिस्क्रिमिनेटर वास्तविक इमेज से तुलना करके बनाई गई इमेज का मूल्यांकन करता है और उसमें आगे सुधार करता है। डीप फेक में वेरिएशनल ऑटो इनकोडर नामक एक डीप लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क का भी उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो एक बहुपयोगी फेस स्वैप मॉडल को सक्षम बनाता है। डीप फेक तकनीक इस तरह कार्य करती है। चेहरे को बदलना, चेहरे के हाव भाव को बदलना, डीप फेक पर नियामक उपाय। भारत में लागू कानूनी प्रावधान। भारत में डीप फेक तकनीक के नियमन के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से डीप फेक संबंधी मुद्दों का निराकरण करते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E एवं धारा 66D तथा भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। डीप फेक के विरुद्ध वैश्विक उपाय। गूगल ने कई टूल्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके तहत कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कंटेंट की पहचान करने के लिए वाटर मार्किंग की जाएगी। वेब 3.0 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में प्राइमस पार्टनर्स, एक निजी संगठन द्वारा अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडियाज जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। 2022 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। भारत इस संबंध में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। ऐसा अनुमान है कि वेब 3 से जुड़े क्षेत्र में अगले दशक में भारत में 2.2 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। वेब 3 के बारे में। यह वेब का एक ऐसा संस्करण प्रदान करता है जहां यूजर्स के पास वित्तीय हिस्सेदारी और संबंधित वेब कम्युनिटीज़ पर अधिक नियंत्रण होता है।
वेब 1 कि स्टैटिक वेब भी कहा जाता है। वेब वन ने सूचना तक आसान पहुंच को सक्षम किया है। वेब 2 का आधार वेब प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति में निहित है। इन प्रौद्योगिकियों की सहायता से इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक आदि का सफल विकास हुआ है। वेब 3 मध्यवर्तियों के बिना पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन और इंटरैक्शन को संभव बनाता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन आदि शामिल हैं। यह वेब 1 और वेब 2 की तुलना में डेटा के मामले में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह लोगों को अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। यह ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क है। यह किसी कॉरपोरेशन के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होता है। वेब 4.0 को सिम्बायोटिक वेब के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सिम्बायोसिस में मानव और मशीनों के बीच इंटरेक्शन को संभव बनाना होगा। वेब 5.0 की विशेषताओं में शामिल है आइडेंटिटी पर नियंत्रण, डेटा स्टोर करने के लिए एक विकेंद्रीकृत मंच और विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन विकसित या तैयार करने के लिए क्रिएटर्स के लिए एक मुक्त प्रवाह वाला परिवेश। वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के बीच तुलना। वेब 1 याहू, MSN, गूगल, rediff.com, NBC। वेब 2, वेब 3, द फ्यूचर। मुख्य उपयोग। वेब 3 विकेंद्रीकृत वित्त, यह बिचौलियों के बिना वित्तीय सेवाओं तक खुली पहुंच प्रदान करता है। डिजिटल पहचान और स्वामित्व, यह डिजिटल पहचान के स्वामित्व का रखरखाव सुनिश्चित करता है। परिसंपत्तियों का टोकनाइजेशन, यह आंशिक स्वामित्व, तरलता आदि उपलब्ध कराते हुए भौतिक डिजिटल परिसंपत्तियों को डिजिटल टोकन में परिवर्तित करता है। मेटावर्स, यह एक गहन व आपस में जुड़ा आभासी अनुभव प्रदान करता है। संबंधित घटनाक्रम और संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन सेवा प्रदान करने और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए एक एकीकृत ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का डिजाइन एवं विकास। हाल ही में यह प्रोजेक्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा जारी किया गया था। यह वितरित अवसंरचना पर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस के सुगम एकीकरण और व्यवस्थापन के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के निर्माण को आसान बनाएगा। बास कंपनियों के लिए तृतीय पक्ष क्लाउड आधारित अवसंरचना और प्रबंधन को संदर्भित करता है। यह सरकारी विभागों को ब्लॉकचेन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। ये ब्लॉकचेन पर अपने स्वयं के ब्लॉकचेन ऐप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फंक्शंस का निर्माण, प्रबंधन तथा उपयोग कर सकें। यह परियोजना राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021 के उद्देश्यों के अनुरूप शुरू की गई है। यह रणनीति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन एक वितरित या विकेंद्रीकृत बहीखाता तकनीक है। यह तकनीक उपयोगकर्ताओं के बीच लेन देन को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। ब्लॉकचेन में प्रत्येक लेन देन को डेटा के ब्लॉक के रूप में दर्ज किया जाता है। यह ब्लॉक इसके पहले या इसके बाद के अन्य ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सॉस, यह एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है। इसमें क्लाउड सेवा प्रदाता क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास और प्रबंधन करता है
उदाहरण के लिए ईमेल सेवाएं, MS ऑफिस 365 जैसे ऑफिस टूल्स, क्लाउड आधारित डेटा संग्रहण जैसे कि गूगल ड्राइव, आउटलुक, हॉटमेल या याहू मेल आदि। सास सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल के खरीदार यूजर इंटरफेस को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बना सकते हैं तथा डेटा फील्ड में बदलाव कर सकते हैं। सॉस उपयोगकर्ता अपने मोबाइल से भी डेटा तक पहुंच सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भूटान सरकार और सिंगापुर स्थित बिटडीयर ने हिमालय में क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने के लिए $500 मिलियन जुटाने की घोषणा की है। इस प्रकार यह माइनिंग पूरी तरह से कार्बन मुक्त होगी। क्रिप्टो माइनिंग के बारे में, यह बिटकॉइन जैसे नए कॉइन सृजित करने और नए लेन देन को सत्यापित एवं प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत दुनिया भर के कंप्यूटर के विशाल एवं विकेंद्रीकृत नेटवर्क शामिल होते हैं जो ब्लॉकचेन को सत्यापित और सुरक्षित करते हैं। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के लिए प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो माइनिंग मूल आधार है। क्रिप्टो करेंसी को सत्यापित करने के लिए POW और प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम का उपयोग होता है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि ये लेन देन करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कैसे चुनते और सत्यापित करते हैं। POW और POS ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनका उद्देश्य लेन देन को सत्यापित करना और ब्लॉकचेन नेटवर्क को विकेंद्रित एवं सुरक्षित बनाए रखना है। POW एक कार्यप्रणाली है। इसका उपयोग बिटकॉइन माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक्स का निर्माण और नेटवर्क की अखंडता को विनियमित करने के लिए होता है। POS सर्वसम्मति आधारित एक वैकल्पिक कार्यप्रणाली है। यह एक निर्धारित संख्या में टोकन के मालिकों को नेटवर्क का नियंत्रण प्रदान करता है। प्रूफ ऑफ वर्क बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क लाभ, कड़ी प्रतिस्पर्धा, माइनर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी पुरस्कार, प्रमाणन के लिए विकेंद्रीकृत विधि, कड़ी सुरक्षा। नुकसान, महंगे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा का उच्च उपयोग, ट्रांजैक्शन की धीमी गति, उच्च ट्रांजैक्शन शुल्क। प्रूफ ऑफ स्टेक, महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं, तेज ट्रांजैक्शन, ऊर्जा कुशल। कॉइन की जमाखोरी का जोखिम, बड़े पैमाने पर अप्रमाणित, बड़े हितधारक सत्यापनकर्ताओं का प्रभाव, शुरू में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। क्रिप्टो माइनिंग के अलग अलग प्रकार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स CPUs माइनिंग, इसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग, इसमें क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य प्रकार एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स माइनिंग, इसमें फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे माइनिंग, क्लाउड माइनिंग आदि शामिल हैं। संबंधित अवधारणाएं, क्रिप्टो करेंसी, यह विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित। यह वर्चुअल करेंसी, मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप जिसका डिजिटल रूप से ट्रेड किया जा सकता है, का एक उपसमूह है। क्रिप्टोग्राफी में गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है और इसे अनधिकृत पक्षकारों द्वारा पढ़ने या उसमें हेरफेर करने से सुरक्षित बनता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, इथेरियम आदि। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स,
सुर्खियों में क्यों? हाल ही में यूरोपीय संसद ने मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स माइका कानून पारित किया है। इस कानून के तहत यूरोप में क्रिप्टो उद्योग को विनियमित किया जाएगा। माइका के बारे में, इसका उद्देश्य क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवाओं प्रदाताओं के साथ साथ इसके उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। माइका विनियमन केवल उन क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर लागू होगा जो वर्तमान में किसी विनिमय के दायरे में नहीं हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उपवर्गीकरण: इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन, एसेट रेफरेंस्ड टोकन, यूटिलिटी टोकन या नॉन फंजिबल टोकन एनएफटीज, डेफी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसीज पर लागू नहीं होगा। विकेंद्रीकृत वित्त यह एक उभरता हुआ डिजिटल मॉडल है। इनका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी आधारित लेन देन, विनिमय और वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन करना और उसके योग्य बनाना है। क्रिप्टो परिसंपत्तियां: क्रिप्टो नेटवर्क पर आधारित डिजिटल या आभासी परिसंपत्ति या मुद्रा को क्रिप्टो परिसंपत्ति कहते हैं। क्रिप्टो परिसंपत्ति का अपना मूल्य होता है या उसके धारक के पास पैसे के मूल्य के समान अधिकार होता है। इन आभासी परिसंपत्तियों को क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षा दी जाती है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी या इसी तरह की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित और स्टोर किया जा सकता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों में शामिल अलग अलग प्रकार के टोकन: स्टेबल कॉइन, इसे इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे टोकन होते हैं जिनका वैल्यू पहले से तय होता है। अक्सर उन्हें अमेरिकी डॉलर जैसी मुद्रा के वैल्यू के समान तय कर दिया जाता है। सिक्योरिटी टोकन, ये ऐसे टोकन होते हैं जो इंगित करते हैं कि उनके मालिक के पास वास्तविक जगत की कुछ परिसंपत्तियां या उद्यम में हिस्सेदारी है। एसेट टोकन, ये ऐसे टोकन होते हैं जो वास्तविक जगत की परिसंपत्तियों जैसे स्वर्ण, रियल एस्टेट आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूटिलिटी टोकन, ये टोकन अपने उपयोगकर्ताओं को किसी उत्पाद, सेवा या किसी और ऑफर तक विशेष पहुंच प्रदान करते हैं। इन्हें अक्सर किसी परियोजना या कंपनी के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के एक हिस्से के रूप में जारी किया जाता है। नॉन फंजिबल टोकन, यह बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसा ही एक क्रिप्टो टोकन है। एनएफटी की वैल्यू एक विशेष और यूनिक डिजिटल एसेट या डिजिटल तौर पर रखे भौतिक आइटम पर निर्भर करती है। यह किसी संपत्ति, डिजिटल हो या भौतिक, के स्वामित्व और प्रामाणिकता का एक अपरिवर्तनीय डिजिटल प्रमाण पत्र होता है। इसे क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापन योग्य प्रारूप में डिजाइन किया गया है। प्रत्येक एनएफटी यूनिक होता है, जो इसे क्रिप्टो करेंसी जैसे फंजिबल टोकन से अलग बनाता है। इसलिए मूल्य की हानि के बिना इसका ट्रेड या एक्सचेंज किया जा सकता है। भारत में क्रिप्टो परिसंपत्ति को विनियमित करने का प्रयास। 2019 आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग, होल्डिंग, माइनिंग को अवैध माना था और ऐसी किसी गतिविधि पर 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया था। 2020 सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया और सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा। 2022
वित्त मंत्रालय द्वारा आभासी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से अर्जित आय पर 30% कर लगाने की घोषणा की गई थी। 2023 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े सभी लेन देन को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के दायरे में लाया गया। 2023 G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया, जिसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावी विनियमन का आह्वान किया गया। 3D प्रिंटिंग तकनीक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुर्खियों में क्यों? IIT मंडी के शोधकर्ताओं के अनुसार एक्सट्रूजन आधारित मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया मेटल 3D प्रिंटिंग की अन्य विधियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इसमें डिजिटल मॉडल CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन को आमतौर पर किसी सामग्री की कई क्रमिक पतली परतों को परत दर परत संयोजित करके एक मूर्त ठोस त्रिआयामी आकार की वस्तु का रूप दिया जाता है। इसके तहत ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप या कार्यरत मॉडल्स बनाए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में प्लास्टिक, रॉल, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या सिरेमिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक परतें बिछाकर तैयार की जाती हैं। यह सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग पारंपरिक विनिर्माण के विपरीत है। 3D प्रिंटिंग के लाभ, ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते इसकी इन्वेंट्री लागत कम होती है। यह कम समय में और जटिल डिज़ाइन प्रिंट करने में सक्षम होती है। अन्य विधियों की तुलना में बहुत कम या लगभग शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3D प्रिंटिंग की क्षमता का दोहन करने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। वर्तमान में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलुरु में तैयार किया गया था। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर निर्मित किया गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की सामान्य प्रक्रिया 3D CAD मॉडल, STL फाइल, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, लेयर स्लाइस एंड टूल पाथ, AM की प्रक्रिया, 3D ऑब्जेक्ट्स, CAD मॉडल, 3D ऑब्जेक्ट्स। मुख्य उपयोग 3D प्रिंटिंग, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, अनुकूलित प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कुछ मामलों में शरीर के अंगों की ठीक करने में मदद, बायोनिक कान का निर्माण आदि। वास्तुकला और निर्माण में बिल्डिंग के बड़े हिस्सों को बनाना, कला और डिजाइन में आभूषण क्षेत्र आदि। उद्योग में विमानन, ऑटोमोबाइल, कन्फेक्शनरी, ईटर्स बनाने में, डेटा प्रोसेसिंग तकनीक आदि। 4D प्रिंटिंग के बारे में, यह 3D प्रिंटिंग का नवीन रूप है। इसमें विशेष सामग्रियों का उपयोग करके उत्पादन के बाद आकार बदलने में सक्षम वस्तुओं को प्रिंट किया जाता है। उत्पादन के बाद रूपांतरण शुरू करने के लिए नमी, तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, तनाव, pH जैसे उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त सामग्री हाइड्रोजेल, थर्मो रेस्पॉन्सिव, फोटो और मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री, pH रेस्पॉन्सिव आदि। गुण सेल्फ असेंबली, सेल्फ एडेप्टिविटी, सेल्फ हीलिंग, सेफ मेमोरी, सेल्फ कैपेबिलिटी आदि। WFI कह रहा हूँ, वाईफाई 7 प्रौद्योगिकी। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी क्वालकॉम ने सुझाव दिया कि भारत को आधुनिक वाईफाई 7 प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए। वाईफाई 7 के बारे में
मुख्य उपयोग वाईफाई 7 प्रौद्योगिकी क्लाउड बेस्ड और वायरलेस एप्लीकेशन सेवाओं का उपयोग करने तथा अन्य डिजिटल पहलों को तेज़ी से अपनाने में सक्षम बनाती है। उभरती प्रौद्योगिकियों की ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित उपकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र, टेली डायग्नोस्टिक्स और टेली सर्जरी, एडवांस एप्लीकेशन में उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाना, हाई रेजोल्यूशन कंटेंट की स्ट्रीमिंग की सुविधा। वाईफाई 7 अगली पीढ़ी का वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी मानक है। यह मानक AAA02.11be एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट यानी EST पर आधारित है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी कि IEEE दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है। वाईफाई 7 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी विभिन्न बैंड के उपकरणों से कनेक्ट होता है। कम विलंबता एवं मल्टी लिंक ऑपरेशन से गति और क्षमता वाईफाई 6 से 4 गुना अधिक। यह प्रौद्योगिकी रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। वाईफाई सिग्नल प्रसारित करने के लिए 3 माध्यमों की आवश्यकता होती है। ये हैं बेस स्टेशन, राउटर और एक्सेसिंग डिवाइस जैसे फ़ोन, लैपटॉप आदि। वाईफाई के अलग अलग जनरेशन की तुलना। अधिकतम गति वाईफाई 4 अधिकतम गति 600 Mbps। वाईफाई 5 7 Gbps। वाईफाई 6E 9.6 Gbps। वाईफाई 7 36 Gbps। फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 GHz 5 GHz। वाईफाई 5 में 5 GHz। वाईफाई 6E में 2.4 GHz 5 GHz। और वाईफाई 7 में 2.4 GHz और 5 GHz और 6 GHz। प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रगति वाईफाई 4 में बेहतर डेटा ट्रांसफ़र दर और विश्वसनीयता के लिए मीमो तकनीक की शुरुआत की गई। मीमो से आशय मल्टी इनपुट मल्टीपल आउटपुट से है। 2009 में वाईफाई 5 में डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ाने और एक साथ कई डिवाइस के जुड़ने पर भी बेहतर संचालन के लिए प्रति सेकंड अधिक से अधिक डेटा भेजने वाले चैनल मीमो और बीम फॉर्मिंग शुरू की गई। मीमो का तात्पर्य मल्टी यूजर मीमो से है। 2013 में वाईफाई 6 या 6E OFDM में यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस जैसी सुविधाएं शुरू की गई 2019 में। वाईफाई 7 में इसकी प्रमुख विशेषताओं में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मल्टी लिंक ऑपरेशन यानी कि MLO और प्रति सेकंड अधिक से अधिक डेटा भेजने वाले चैनल 320 गीगाहर्ट्ज तक एवं एडेप्टिव पंचीय टेक्नोलॉजी शामिल है। 2024 में अनुमानित फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सुर्खियों में क्यों? संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक फेशियल रिकॉग्निशन टूल तैयार किया है।
इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर सॉल्यूशंस फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन है। संचार साथी पहल के बारे में, इस पहल की मदद से मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का पता लगा सकते हैं, चोरी खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं इत्यादि। आरंभ दूरसंचार विभाग, इसमें निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैं। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, चोरी खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें। अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स, टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन संचालित समाधान। ASTR के बारे में, ASTR को संचार साथी पहल के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए सिम की पहचान करना है। बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का उपयोग गया है। यह कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल का उपयोग करता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में, मुख्य उपयोग FRT, अपराध की जांच, इसकी सहायता से लापता बच्चों, व्यक्तियों, अज्ञात शवों की पहचान करने में मदद मिलती है। बैंकिंग, फेस रिकॉग्निशन सुरक्षित है क्योंकि इसमें ऐसा कोई पासवर्ड नहीं होता है जिसे हैकर्स उपयोग कर सकें। एयरपोर्ट, उदाहरण के लिए DG यात्रा पहल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। स्वास्थ्य देखभाल, रोगी के रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने और स्वास्थ्य सुविधा में रोगी पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बायोमेट्रिक्स के विभिन्न प्रकार, टाइपिंग स्टाइल, नेविगेशन स्टाइल, व्यवहार संबंधी, इंटरैक्शन स्टाइल, फिजिकल स्टाइल। शारीरिक में हस्ताक्षर, चेहरे की पहचान, आँखों की स्कैनिंग, उंगलियों के निशान, आवाज़ की पहचान। रसायन विज्ञान और नाड़ी आधारित, DNA, नाड़ी की पहचान। FRT किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या उसकी पहचान की पुष्टि करने का एक तरीका है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम किसी व्यक्ति के चेहरे की आकृति जैसे चीक बोन्स और होठों के आकार आदि का खाका तैयार करते हैं। इसके बाद इस मैप को संख्यात्मक कोड में बदल दिया जाता है जिसे फेसप्रिंट कहा जाता है। यह कार्य AI से जुड़ी कई प्रक्रियाओं और तकनीकों पर निर्भर करता है। इसके पश्चात सिस्टम किसी की पुष्टि करने या पहचान करने के लिए फेसप्रिंट संबंधी मौजूदा डेटाबेस में उस उक्त व्यक्ति के फेसप्रिंट को सर्च करता है। सुपर कंप्यूटर्स सुर्खियों में क्यों? भारत के AI सुपर कंप्यूटर रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म ऐरावत को विश्व की शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान दिया गया है। ऐरावत के बारे में, इसे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC में स्थापित किया गया है। ऐरावत भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसकी कंप्यूटिंग क्षमता 13,170 टेराफ्लॉप है।
सीडेक के अनुसार एरावत ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू 20.4.2 LTS पर कार्य करता है। इस AI सिस्टम को सरकार के नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का AI प्रोग्राम है। इसकी परिकल्पना सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन, नवाचार और अंगीकरण को बढ़ावा देने हेतु रूपांतरकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने वाली एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में की गई है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और जटिल गणनाओं को हल करने वाली असाधारण कंप्यूटिंग प्रणाली है। अतः सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड में मापा जाता है। शीर्ष 500 की सूची में 3 अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर भी शामिल हैं: परम सिद्धि AI, प्रत्यूष और मिहिर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे 1991 में स्थापित किया गया था। परम शिवाय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 2019 में स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM मुख्य उपयोग सुपर कंप्यूटर, अत्याधुनिक अनुसंधान। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करने वाले उद्देश्यों और अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्यों की गणना के लिए किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान, उदाहरण के लिए प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमानों में मदद करता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, मौजूदा दवा यौगिकों के डेटाबेस को सुपर कंप्यूटर के डालकर समाधान खोजने का प्रयास किया गया था। एरोस्पेस और इंजीनियरिंग, सुपर कंप्यूटर जटिल एल्गोरिदम तथा संबंधित बिग डेटा को प्रोसेस करके विमान के प्रदर्शन स्थितियों का सिमुलेशन प्रदान करता है। ऊर्जा अन्वेषण, खोज, सुपर कंप्यूटर बारीकी से भूगर्भीय संसाधनों के बारे में बेहतर और तेज़ी से जानकारी का पता लगाने में मदद करते हैं। इससे संसाधनों की खोज और उत्पादन करने वाली प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रक्षा और सेना, परमाणु हथियार डिजाइन और क्रिप्टोग्राफ आदि। इसे भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। लक्ष्य 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना और देश में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को NKN के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा। संयुक्त रूप से संचालित यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। कार्यान्वयन, इसे सीडेक और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संबंधित घटनाक्रम, डिजिटल इंडिया, RISC-V माइक्रो प्रोसेसर, DIR-5 कार्यक्रम।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने भारत में DIR-5 कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश में अगली पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर्स के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। यह भारत को RISC-V प्रतिभा केंद्र और RISC-V चिप्स सिस्टम का आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए स्टार्टअप शिक्षाविदों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर 5 के बारे में, यह एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। इसका उपयोग एम्बेडेड डिज़ाइन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक अलग अलग उपयोगों के लिए कस्टम प्रोसेसर विकसित करने के लिए किया जाता है। उपयोग: धारण करने योग्य उपकरण, स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स आदि। नेट न्यूट्रलिटी सुर्खियों में क्यों? हाल ही में कई सारे स्टार्टअप्स ने ट्राई को पत्र लिखकर OTT सेवाओं को विनियमित करने की टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की मांग का विरोध किया है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? यह डिवाइस, एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म और उपभोग किए जाने वाले कंटेंट से निरपेक्ष सभी के लिए मुक्त व समान इंटरनेट की उपलब्धता को संदर्भित करता है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहित सभी कंपनियों को इंटरनेट डेटा एवं उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कुछ उपयोगकर्ताओं के हितों की पूर्ति के लिए इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, न ही कंटेंट तक पहुंच की गति को धीमा या कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए। इसको रोकने के लिए ट्राई ने डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ का निषेध विनियम 2016 नामक एक नया फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके अंतर्गत ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अलग अलग दरें वसूलने से रोक दिया और नेट न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। ओवर द टॉप OTT सेवा के बारे में, OTTs वस्तुतः सार्वजनिक इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले डिजिटल कंटेंट, कोई सर्विस या एप्लीकेशंस होते हैं। इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है: OTT संचार सेवाएं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि। OTT एप्लीकेशन सेवाएं, इसमें अन्य सभी OTTs सेवाएं जैसे मीडिया सेवाएं, व्यापार और वाणिज्य सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और सोशल मीडिया शामिल हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं आदि। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण ने माना है कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस निर्णय के पीछे तर्क यह है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार ने किसी अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के तहत शामिल होते हैं। 5G इकोसिस्टम सुर्खियों में क्यों? ट्राई ने 5G इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क के बारे में। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद की पीढ़ी का एक वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G के निम्नलिखित गुण हैं: उच्चतर मल्टी Gbps पिक डेटा स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी, अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी, व्यापक नेटवर्क क्षमता, अधिक उपलब्धता और उपयोगकर्ताओं को हमेशा समान उपयोग अनुभव प्राप्त होना। प्राइवेट 5G को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। यह पूरी तरह से एक ही कंपनी के स्वयं के उपयोग के लिए ही स्थापित किया जाता है। यह उपयोगकर्ता का एक निश्चित समूह होता है जो किसी भी बाहरी सार्वजनिक नेटवर्क से नहीं जुड़ा होता है।
यह एक प्रकार का स्थानीय क्षेत्रक नेटवर्क ही है। यह 3GPP आधारित नेटवर्क स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। प्राइवेट 5G के लाभ: बेहतर गति, डेटा की बेहतर सुरक्षा, नियंत्रित लेटेंसी और ज़रूरत के अनुरूप निर्माण। इसका कई अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे उन्नत ग्रिड प्रबंधन, रोबोटिक सर्जरी, ड्रोन आदि। 5G सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार की पहलें: स्टार्टअप्स और MSMEs को 5G टेस्ट बेड की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण भारत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। 5G उच्च स्तरीय फोरम गठित किया गया है आदि। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP यह 7 दूरसंचार मानक विकास संगठनों का एक संघ है जिन्हें ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत रेडियो एक्सेस, कोर नेटवर्क एवं सेवा क्षमताओं सहित सेलुलर दूरसंचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। वर्तमान में 3GPP 5G के लिए मानक तय कर रहा है। 6G छठी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। 6G नेटवर्क 5G की अगली पीढ़ी है। यह उच्चतर आवृत्तियों सब 6GHz और 95GHz से 3THz टेराहर्ट्ज का उपयोग करती है। यह 1000 Gbps तक की पीक डेटा रेट प्रदान करती है। यह कम लेटेंसी 1 मिलीसेकेंड वाली प्रौद्योगिकी है। महत्व: यह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी अभिसरण आदि में सहायक है। दूरसंचार विभाग DOT ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया। भारत 6G अलायंस एक सहयोगी मंच है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। फ्री ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सुर्खियों में क्यों? अल्फाबेट प्रोजेक्ट तारा के तहत वर्तमान में भारत व अफ्रीका में लाइट बीम इंटरनेट तकनीक का प्रयोग कर रही है। प्रोजेक्ट तारा में फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। FSOC के बारे में: फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस को दर्शाता है। कम दूरी के ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन को लाइट फिडेलिटी लाइ-फाई कहा जाता है। वर्तमान में डेटा संचारित करने के लिए लाइ-फाई दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहा है। साथ ही इसके तहत अदृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम पर भी डेटा संचारित कर सकता है। लीफी VLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिद्धांतों पर काम करता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में बड़ी मात्रा में तेजी से डेटा प्रसारित कर सकता है। इससे कोई विद्युत चुंबकीय व्यवधान पैदा नहीं होता है। यह लाइन ऑफ साइट तकनीक है। इसमें फुल डुप्लेक्स द्विदिशात्मक कनेक्टिविटी द्वारा अधिकतम 10 Gbps डेटा दर के साथ डेटा, वॉयस और वीडियो संचार संभव होता है। इसकी कार्यप्रणाली OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के समान ही है। हालांकि FSOC में ऑप्टिकल बीमा मुक्त हवा के माध्यम से भेजे जाते हैं, जबकि यह कार्य OFC के कोर में ग्लास फाइबर के माध्यम से होता है। FSOC प्रौद्योगिकी के लाभ: यह अधिक लागत प्रभावी है। इसे जल्दी से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके तहत तीव्र गति से डेटा संचारित किया जा सकता है। उपयोग: सैन्य इस्तेमाल, लास्ट माइल एक्सेस, दूरसंचार और कंप्यूटर नेटवर्किंग आदि। इसके कार्यान्वयन में विद्यमान चुनौतियां: कोहरे और धुंध जैसी स्थितियों या सिग्नल के मार्ग में
पक्षियों के उड़ने जैसी रुकावटों के कारण सिग्नल की विश्वसनीयता कम होती है। इसके लिए बेहतर दर्पण, विशेष रूप से अवतल नियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसमें गति का पता लगाने की क्षमता की आवश्यकता होती है आदि। इससे पहले अल्फ़ाबेट ने प्रोजेक्ट लून के माध्यम से भी इंटरनेट उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तापमंडली गुब्बारों का उपयोग किया जाना था। दूरदराज के स्थानों पर इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए स्पेसएक्स द्वारा स्टारलिंक उपग्रह भी विकसित किए गए हैं। लाईफाई और वाईफाई के बीच तुलना। लाईफाई वाईफाई स्पीड। लाईफाई का 1 GB पर सेकेंड, वाईफाई का 150 MB पर सेकेंड। डेटा ट्रांसफ़र का माध्यम। लाईफाई प्रकाश के माध्यम से डेटा संचार, और ये डेटा संचार के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग। स्पेक्ट्रम रेंज। लाईफाई में बड़ा स्पेक्ट्रम रेंज और वाईफाई में VLC की तुलना में कम स्पेक्ट्रम रेंज। लाईफाई में किफ़ायती लागत, वाईफाई महंगा। लाईफाई में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी और वाईफाई में भी पॉइंट टू पॉइंट। ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी। लाईफाई में सैकड़ों टेराहर्ट्ज और वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी कि ओलेड सुर्खियों में क्यों? शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ओलेड मटेरियल विकसित किया है। ओलेड के बारे में, यह एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसे दो चालकों के बीच ऑर्गेनिक पतली फिल्म्स की श्रृंखला रखकर बनाया जाता है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तेज रोशनी उत्सर्जित होती है। ओलेड डिस्प्ले को लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पर बनाया जा सकता है। ओलेड का उपयोग करके कपड़ों पर लगे मुड़ने वाले रोल-अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओलेड का उपयोग करके पारदर्शी डिस्प्ले बनाना संभव है। AMOLED एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और सुपर एमोलेड मोबाइल एवं टेलीविज़न में उपयोग की जाने वाली डिस्प्ले तकनीकें हैं। विभिन्न डिस्प्ले तकनीक के मध्य तुलना। LCD ओलेड और एमोलेड में पिक्सल टाइप बैकलिट डिस्प्ले होता है। LCD में, ओलेड में सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले और एमोलेड में सेल्फ एमिसिव डिस्प्ले। लेड निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। LCD में इनऑर्गेनिक लेड बैकलाइट और ओलेड में ऑर्गेनिक लेड और एमोलेड में इनऑर्गेनिक लेड। चमक। LCD का उच्च, ओलेड का निम्न और एमोलेड का बहुत उच्च। अस्तित्वावधि। LCD अधिक, ओलेड कम, एमोलेड बहुत अधिक। अनुक्रिया समय। LCD धीमा मिली सेकेंड में, ओलेड मध्यम माइक्रो सेकेंड में और एमोलेड तेज नैनो सेकेंड्स में। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। मेटावर्स। मेटावर्स एक 3D सक्षम वर्चुअल रियलिटी स्पेस है। यह वास्तविक दुनिया के विकल्प या उसकी प्रतिकृति के रूप में डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। यह लोगों को वास्तविक जीवन जैसा अनुभव ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मेटावर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें मोटे तौर पर 4 लेयर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इसमें वह तकनीक शामिल है जो हमारे उपकरणों को मेटावर्स तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें नेटवर्क से जोड़ती हैं और कंटेंट को डिलीवर करती हैं। वर्चुअलाइजेशन इंजन लेयर। यह कंप्यूटेशनल और प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। इंटरफेस और एक्सेस लेयर। यह उपयोगकर्ताओं को मेटावर्स तक एक्सेस करने में मदद करती है।
यूजर एक्सपीरियंस एंड यूज केसेस लेयर। यह सृजन, बिक्री, व्यापार, भंडारण इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। भार ओएस यानी कि भरोस, यह आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा वित्तपोषित परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इसमें नो डिफ़ॉल्ट एप्स यानी एनडीए की सुविधा है। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है जिनसे वे परिचित नहीं हैं या जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है। यह नेटिव ओवर द एयर यानी नोटा अपडेट प्रदान करता है जो उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। यह संगठन विशिष्ट प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज पास की ओर से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल यानी कि सिम कार्ड। सिम कार्ड एक माइक्रोचिप होता है। यह किसी नेटवर्क पर ग्राहक की पहचान करता है। मोबाइल फ़ोन को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस मानकों का पालन करने वाले किसी भी नेटवर्क के से जुड़ना अनिवार्य होता है। अन्य कार्य, यह अपने स्वयं का आईडी नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी से संबंधित सूचना, ग्राहक की लोकेशन, क्षेत्र की पहचान, उसके कॉन्टैक्ट्स एवं संदेश आदि को संचित रखता है। सिम कार्ड का नवीनतम संस्करण ई सिम है। ई सिम एक एम्बेडेड सिम है। यह आम सिम कार्ड चिप के समान एक हार्डवेयर है, लेकिन यह घड़ी या स्मार्टफोन के मदरबोर्ड से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। पारंपरिक सिम कार्ड की तरह ई सिम भी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। हालांकि मदरबोर्ड से जुड़े होने के कारण ई सिम का रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को किसी भी फिजिकल सिम कार्ड को बदले बिना ऑपरेटर बदलने की सुविधा मिल जाती है। इससे पहली बार 2012 में शुरू किया गया था। ई सिम में कई सिम प्रोफाइल को स्टोर करने की क्षमता होती है। इसके चलते कोई व्यक्ति सिम कार्ड को बार बार एक्टिव करने या भौतिक रूप से बार बार कार्ड स्विच करने की आवश्यकता के बिना प्रोफाइल्स के बीच आसानी से स्विच कर सकता है। हालांकि कुछ देशों में मौजूदा फ़ोन से नए फ़ोन में ई सिम ट्रांसफ़र करने के लिए सेवा प्रदाता से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। गेटकीपर्स, यूरोपीय संघ ने अल्फ़ाबेट, अमेजन, एप्पल, ब्राइट डांस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी 6 वैश्विक प्रौद्योगिकियों कंपनियों को गेटकीपर्स नाम दिया है। गेटकीपर्स यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत उच्चतम स्तर की निगरानी के अधीन आने वाली कंपनियां हैं। माया ऑपरेटिंग सिस्टम में रक्षा संबंधी और साथ ही महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी बढ़ते साइबर व मैलवेयर हमलों के बीच रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर सिस्टम्स में विंडोज़ की जगह माया ओज इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है। नया ओज यानी कि ओएस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबंटू पर आधारित है। स्वामित्व आधारित सॉफ्टवेयर के विपरीत इसके ओपन सोर्स कोड को हर किसी को एडिट करने, मॉडिफाई करने और रीयूज करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा माया ओएस में चक्रव्यूह नामक एक एंड पॉइंट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है। वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस
भूमिगत सुरंगों का पता लगाने के लिए वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स का उपयोग कर रही हैं। वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक की सहायता से सिस्टम को संबंधित डेटा भेजता है। आईओटी आपस में जुड़े डिवाइसेस का एक नेटवर्क है जो अन्य डिवाइसेस को जोड़ता है और डेटा का आदान प्रदान करता है। यह एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसिंग कंपोनेंट्स की मदद से वाइब्रेशन डेटा को कैप्चर करता है। एक्सीलरोमीटर के अन्य उपयोग कार की दुर्घटना टक्कर के डिटेक्ट करने में, जिसके परिणाम स्वरूप एयर बैग लगभग तुरंत खुल जाते हैं। लैपटॉप के ज़मीन पर आकस्मिक रूप से गिरने को डिटेक्ट करने में, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है। स्मार्टफोन को टिल्ट को डिटेक्ट करने में, जिसके परिणाम स्वरूप मोबाइल का डिस्प्ले पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड शिफ्ट होता रहता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। पहला आर्टिकल है चंद्रयान 3 सुर्खियों में क्यों। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में प्रक्षेपण यान इसे भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसमें शामिल स्वदेशी पेलोड्स हैं लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल PM, रोवर। उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन करना और चंद्रमा पर इन सीटू स्वस्थानीय वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक हॉप प्रयोग को संपन्न किया है। इस प्रयोग के दौरान कमांड देने पर लैंडर का इंजन शुरू हो गया है और लैंडर चंद्रमा की सहायता से अपेक्षा अनुरूप 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा और सुरक्षित रूप से फिर से लैंड हो गया। लैंडर पेलोड रंभा LP लैंग्यूमर प्रोब, यह सतह के निकट के प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और समय के साथ इनमें परिवर्तनों को मापेगा। चेस्ट चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यह ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यह लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय स्थिति को मापेगा तथा चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा। रोवर पेलोड एपीएक्सेस और लिब्स, एपीएक्सेस मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों की तात्विक संरचना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, के पोटेशियम, कैल्शियम, टी फेरस का पता लगाएगा। लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, यह चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा। इससे चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रोडोदन मॉड्यूल पेलोड शेप स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यह एक प्रायोगिक पेलोड है। यह निकट अवरक्त यानी NIR नीर तरंगदैर्घ्य रेंज 1 से लेकर 1.7 माइक्रोमीटर में पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करेगा।
चंद्रयान-3 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। तापमान। विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड चेस्ट पेलोड ने 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया। ऐसा माना जाता था कि चंद्रमा की सतह पर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है। चंद्रमा पर मौजूद तत्व। प्रज्ञान रोवर पर लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। साथ ही एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, आयरन Fe, क्रोमियम Cr जैसे अन्य तत्वों का भी पता लगा है। विरल प्लाज्मा। लैंगमुइर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति का पता लगाया है। लैंगमुइर प्रोब एक उपकरण जो प्लाज्मा के गुणों को मापता है। यह खोज दर्शाती है कि रेडियो तरंगें चंद्रमा के विरल प्लाज्मा आवरण से आसानी से गुजर सकती है। प्राकृतिक भूकंपीय गतिविधि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा पेलोड के आंकड़े चंद्रमा पर भूकंप की संभावना का संकेत देते हैं, लेकिन इसकी सटीक प्रकृति की अभी जांच चल रही है। क्रेटर। चंद्रयान-3 के रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 4 मीटर व्यास वाले क्रेटर की खोज की है। चंद्रमा की मिट्टी। लूनार सोइल। प्रज्ञान रोवर अपने पहियों पर उभरे राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो अपोलो 11 से प्रेरित की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाया है। इससे यह पता चलता है कि चंद्रमा की सतह ढीली धूल युक्त नहीं बल्कि चिपचिपी और गांठदार पिछले मिशनों के निष्कर्षों से भिन्न है। चंद्रमा की मिट्टी रेगोलिथ की एक मोटी परत संपूर्ण चंद्रमा की सतह को कवर करती है। यह परत खंडित एवं असंगठित चट्टान सामग्री से बनी है। चंद्रमा की मिट्टी के विपरीत चंद्रमा की मिट्टी को किसी भी तरह से आकार, रूप या रसायन विज्ञान के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है। चंद्रमा की मिट्टी में कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है। हवा और पानी की अनुपस्थिति में नई खंडित सतहों के निर्माण के साथ बनी मृदा के कणों के किनारे नुकीले रह जाते हैं। चंद्र रेगोलिथ के घटक, रॉक चिप्स, खनिज के टुकड़े, इम्पैक्ट एवं ज्वालामुखी ग्लास तथा चंद्रमा पर पाए जाने वाला एक अजीब घटक जिसे एग्लूटिनेट्स कहा जाता है। संबंधित घटनाक्रम। इसरो चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक वापस लाया है। यह चंद्रमा की कक्षा से किसी ऑब्जेक्ट को वापस लाने का पहला मामला है। साथ ही इसरो ने पहली बार किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से फ्लाई बाई का प्रदर्शन किया है। भारत के पिछले चंद्र मिशन उद्देश्य पृथ्वी से दिखने और न दिखने वाले चंद्रमा के भाग का त्रिआयामी एटलस तैयार करना। चंद्रयान-2 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करके चंद्रयान-1 के वैज्ञानिक उद्देश्यों में प्रगति करना। महत्वपूर्ण निष्कर्ष। अल्प मात्रा में वाष्प के रूप में जल का पता लगाया है और
चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में हिम के रूप में जल का भी पता लगाया है। पृथ्वी से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चंद्रमा पर पानी बना सकते हैं। महासागरीय मैग्मा परिकल्पना की पुष्टि की गई। कमजोर सौर ज्वालाओं के दौरान एक्स-रे सिग्नल्स का पता लगाया गया है। नई स्पेनल समृद्ध सेलों का पता लगाया गया। और चंद्रयान 2 में हाइड्रॉक्सिल रेडिकल और जल के अणु का अलग अलग पता लगाया गया और दोनों के बारे में विशिष्ट विशेषताएं भी पाई गईं। चंद्रमा की सतह पर सभी अक्षांशों पर जल की मौजूदगी के साक्ष्य का पता लगाया। चंद्रमा के बाह्य मंडल में आर्गन 40 की मौजूदगी की पुष्टि की गई। चंद्रमा की सतह पर गौण तत्वों क्रोमियम और मैंगनीज का पता लगाया। सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की। हालिया चंद्र मिशन और योजनागत मिशन। साउथ कोरिया हानुरी मिशन ऑर्बिटर चंद्रमा का अध्ययन करेगा। लॉन्च 2022 में। जापान में हाकुतो आर मिशन यूएई के रोवर और जापान के पेलोड के साथ लैंडर की क्रैश लैंडिंग चंद्रमा पर उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। लॉन्च 2022 में। रूस का लूना 25 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने एकत्रित करना 2023 में। यूएसए के आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा पर क्रू मानव युक्त मिशन लॉन्च 2025। इजराइल में बेरेसीट 2 मिशन 2 लैंडर ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करना 2025 में। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स जाक्सा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। सुर्खियों में क्यों? चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। और संबंधित तथ्य। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की उसका नाम शिवशक्ति पॉइंट रखा गया है। यह वह स्थान जहां 2019 में चंद्रमा 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह 23 अगस्त को उतरा था। उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया है। हाल ही में जापान चंद्रमा पर अपना हवाई लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम उतारने वाला 5वां देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग बनाम हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में यान
नियंत्रित गति से नीचे आता है, जिसमें यान की सुरक्षित और क्रमिक लैंडिंग सुनिश्चित होती है। चालक दल वाले मिशनों में सॉफ्ट लैंडिंग अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ही वे साइंटिफिक मेजरमेंट्स और परीक्षण कर सकेंगे। हार्ड लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग में यान तेज़ गति से नीचे आता है। हार्ड लैंडिंग के कई अन्य उद्देश्य होते हैं। जब यान का मिशन पहले ही पूरा हो चुका हो, जैसा कि हवाई सर्वेक्षण जैसे उदाहरणों में देखा जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया: ऊंचाई 100 किलोमीटर, रफ ब्रेकिंग चरण। प्रणोदन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाता है। इस समय गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। डी बूस्टिंग चरण शुरू होता है। लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की निचली कक्षा में प्रवेश करता है। ऊंचाई 30 किलोमीटर, ऊंचाई 100 मीटर, फाइन ब्रेकिंग चरण विक्रम बाधाओं को स्कैन करने के लिए सतह के ऊपर मंडराता है। एल्टीट्यूड होकर चरण अपने थ्रस्टर का उपयोग करके विक्रम लैंडर अपनी गति को और कम करता है। टर्मिनल डिसेंट नियत गति से नीचे आना, टच डाउन। सॉफ्ट लैंडिंग करने के सक्षम चुनौतियाँ: दुर्गम भूभाग, लैंडिंग साइट के आसपास के इलाके में अप्रत्याशित और अचानक आने वाले बदलावों के कारण ऊंचाई को मापने वाले सेंसर से गलती या सॉफ्टवेयर संबंधी गड़बड़ियां होने की संभावना व्यक्त की गई थी। दूरी: प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल का 100 किमी इंटू 30 किमी की कक्षा अर्थात चंद्रमा से अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और निकटतम दूरी 30 किलोमीटर में प्रवेश करना। गति: लूनर मॉड्यूल के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का आश्रय 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की अत्यधिक तीव्र गति से शून्य गति तक बिना किसी क्षति के पहुंचने से है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए पैराशूट चंद्रमा पर उतरने के दौरान लूनर मॉड्यूल की गति को धीमा नहीं कर सकते हैं। लूनर डस्ट, चंद्रमा की धूल, इसके कारण हो सकता है कि कैमरे के लेंस साफ और स्पष्ट फोटो नहीं ले पाएँ और गलत रीडिंग भी देखने को मिल सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के संबंध में चंद्रयान 3 के लिए क्या योजनाएं बनाई गई थीं? बड़ी लैंडिंग साइट, लैंडिंग का क्षेत्र पहले 500 मीटर इंटू 500 मीटर से बढ़ाकर 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है। लैंडिंग की वेग या वेलोसिटी में वृद्धि, लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3.2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 3 मीटर पर सेकंड की गति से उतरने पर भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। बेहतर थ्रस्टर्स, चंद्रयान 2 के लैंडर मॉड्यूल में 5 थ्रस्टर्स लगे थे, जबकि इस मिशन के लैंडर मॉड्यूल में केवल 4 थ्रस्टर्स हैं, जिससे संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। अन्य सुधार: इसरो ने इसमें बड़े सौर पैनल लगाए हैं, कठोर परीक्षण और इसकी ईंधन वहन क्षमता भी बढ़ाई है।
इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस में भी सुधार किया गया है। लैंडिंग साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का चुनाव करना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े कुछ लाभ के हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर्स पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। इस क्षेत्र में अस्थायी रूप से छाया में रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान है। इसका उपयोग संभावित रूप से भविष्य के मिशनों के लिए किया जा सकता है। इसकी अवस्थिति से जुड़े इस भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयुक्त स्थल बनाते हैं। यह क्षेत्र अवयस्क संसाधनों का एक बड़ा स्रोत भी है जिनका दोहन अभी तक नहीं किया गया है, जैसे पारा और चांदी। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। इस क्षेत्र का परिवेश और तापमान वैज्ञानिक उपकरणों के लंबे समय तक और निरंतर काम करने के लिए अधिक अनुकूल एवं उपयुक्त है। पृथ्वी की ओर उन्मुख भाग पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में रहता है। टाइडल लॉकिंग, थोड़ा सा ये चंद्रमा का ये देख लेते हैं। कॉपर निकस क्रेटर, टाइको क्रेटर, दक्षिणी ध्रुव पास चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट, सी सेरेनिटी। टाइडल लॉकिंग सुर्खियों में क्यों? इसरो ने लूनर नाइट से बचने के लिए निष्क्रिय कर दिए गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को फिर से शुरू करने की योजना को स्थानित किया गया है कि इन्हें चंद्रमा की रात लूनर लाइट में सुरक्षित रखने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। अन्य संबंधित तथ्य। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर के सौर ऊर्जा से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि दौरान इन्हें करने की योजना बनाई गई थी। चंद्रमा पर दैनिक अर्थात चंद्रमा पर दिए गए और रात की अवधि के तापमान में बहुत अधिक वृद्धि उतार चढ़ाव रहता है। इसके चलते चंद्रयान 3 मिशन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चंद्रमा पर रात के समय बेहद कम तापमान पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के समाप्त होने से थोड़ा पहले सौर लैंडर और रोवर को हाइपर नेशन मोड या स्लीप मोड में डाल कर दिया था। बराबर होते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। टाइडल लॉकिंग के परिणाम। इसके चलते हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा के दो भाग होते हैं। सम्मुख भाग नियर साइड, इसमें चंद्रमा का वह भाग 60% शामिल है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। इसका क्रस्ट अपेक्षाकृत चिकना पतला है, वही है।
पतला है, साथ ही इसमें बड़े ज्वालामुखी मैदान भी हैं। विमुख भाग, इनमें चंद्रमा का वह भाग लगभग 60% शामिल है जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देते हैं। चंद्रमा के विमुख भाग पर अमावस्या के दौरान और पड़ता है और यह लगभग पृथ्वी के 14 दिनों तक जारी रहता है। इनमें विशाल क्रेटर मौजूद है जो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अनुकूल नहीं है। चीन का चांग ई 4 लैंडर एकमात्र ऐसा लैंडर है जो सफलतापूर्वक उतरा है। आकार पर प्रभाव, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दोनों पिंडों के आमने सामने वाले भागों पर अधिक प्रभाव डालता है। इनके चलते दोनों पिंडों के आकार में फैलाव और विकृति देखने को मिलती है। इसके चलते बारी बारी से ज्वार भाटा आते हैं। बीमा पूर्णांक, टाइफल लॉजिंग्स के कारण पिंड का पूर्ण धीमा हो जाता है। आदित्य L1 सुर्खियों में क्यों नहीं, अब पढ़ूंगा मैं भाई।